गुड मॉर्निंग है सबको, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपने देखा होगा PBPHHB। अभी अपन भाई ये पोस्ट करेंगे, इसलिए जो इसके लिए बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे। वैसे ऐसे बोलते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें ये बताया गया है P परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर साइन, यहाँ कॉस और यहाँ टेन। इन 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्लस आपके जो 6 चैप्टर में एंगल थे, कौन कौन से एंगल थे 6 चैप्टर में? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इन वैल्यूज की टेबल थी। इन 2 बातों से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरी बात जो है ना इसको कंप्लीट करने में, वो है आपके क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने की क्षमताएं। मेरी सुन लो पहले, क्वेश्चन पढ़ के समझने की क्षमताएं कल उपस्थित थे, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या लिखा है, इसको पढ़ के फिर आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं क्या है। द शैडो ऑफ ए पिलर, शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। इसमें 2 बातें होंगी। ये होरिजन है, ए लाइन जिस पे आप प्लेन पे खड़े होते हो ना, इससे ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाम इस्तेमाल होगा। और अगर अपन नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। यानी कि जब बोल दे एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको समझ जाना है क्या एंगल क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ आप देख के बना रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते तो यानी कि कुछ चीज को नीचे देखा जा रहा है। यानी कि सर जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो वो ऊपर की तरफ बनेगा। मैंने कहा अभी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये 2 बातें हुई, क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसमें ये बात आ गई, द शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा। तो अब देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि बात डिपेंड करेगी क्वेश्चन पढ़कर आपकी जो उसको ड्रॉ करने की क्षमता है उस पर। यानी कि आपको क्वेश्चन कितना अच्छा रीड करके उसको अपने अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन ला सकते हो। यहाँ पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है इसको पढ़ने के बाद कि एक पिलर है और वर्टिकल पिलर है। तो दुनिया में जो भी पिलर हैं, वर्टिकल पिलर हैं, वो ऐसे ही खड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े कोई से भी पिलर मैंने तो देखे नहीं। तो सीधा बनाएंगे, यानी कि ये एक परपेंडिकुलर की तरह होगा। और शैडो अभी आप देख लें, ये बेंच क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका ये जो पैर है बेंच का, इसकी शैडो देखो बिल्कुल जमीन में बन रही है। थोड़ा पैर हटाना भैया, बन रही है ना। तो यानी कि कोई चीज़ ऐसे होती है उसकी शैडो हमेशा आप कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे डायग्राम में। अगर कोई पिलर यूं है और शैडो की बात हो रही है तो वो हमेशा इधर ही ड्रॉ करनी है। और ये दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ये कह रहा है जितनी हाइट है पिलर की उतनी ही हाइट है शैडो की, सेम एज हाइट ऑफ पिलर। लेंथ ऑफ शैडो इज सेम एज हाइट ऑफ पिलर। तो ये दोनों सेम है। अब सर ये तो कुछ बना ही नहीं। मैंने कहा यार देखो बना नहीं ना, तो अपन इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। हमको यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये इसके टॉप का, यानी कि यहाँ पे सन होगा, इधर होगा सन। सन का फोकस पड़ेगा तभी तो शैडो बनेगी, सोचो तो सही। तो ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, सन तक तो आप पहुंच नहीं सकते, तो ये ऐसे ही लाइन जुड़ जाती है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जहाँ शैडो पड़ेगी इसके टॉप से, यहाँ से इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। अब ये दोनों की हाइट सेम है तो ये एंगल पूछ रहा है हमको। ये बोला जाएगा इस पूरे चैप्टर में 2 बातें बताई जाएंगी, एक के बारे में वो हमसे पूछेगा और एक के बारे में जानकारी देगा। पर यहाँ पे हमको दोनों के बारे में बताया है, परपेंडिकुलर भी बताया है और बेस भी बताया है। परपेंडिकुलर और बेस को लेके आपको पता चलता है tan थीटा लिखते हैं, तो आपने लिखा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान देंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर x, बेस इज x, x है x कट, tan थीटा इक्वल्स टू 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे थीटा ही फाइंड करना है। पर सर अब ये कैसे होगा? मैंने कहा ऐसे होगा,
आपको थोड़ा सा 6 चैप्टर की जो टेबल है उसको देखना है, और उसमें देखना है 10 के अंदर 1 किसकी वैल्यू थी, तो आपको मिलेगा 45। तो आप यहाँ पे 1 की जगह पे क्या पुट करोगे, 10 45, दोनों तरफ 10 हो जाएगा। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, नाउ कंपेयर द थीटा ऑफ बोथ साइड। इसका थीटा थीटा रहेगा और इसका थीटा 45। मीन्स यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 45। यानी कि जब लेंथ यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं तो हमेशा आपको कौन सा एंगल मिलने वाला है, 45 मिलने वाला है। इससे ये कंक्लूजन निकल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, हर बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन हम देखेंगे कि हर बार क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी बातें होती हैं, 3, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हमसे इन 3 बातों के बारे में बात करेगा और हमें कोई भी 2 बातें बताएगा, एक के बारे में हमको जानकारी देगा और एक के बारे में हमसे पूछेगा। हम उन 2 बातों से यहाँ से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे, उसकी वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे और सम की कैलकुलेशन करेंगे, सम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी दोबारा है। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, इसमें 28 सम है आपके एक्सरसाइज में विद 8 एग्जाम्पल, टोटल सम इज 36। 36 के 36 सम आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। आपको समझना है सारी बातों को, फिर बिना देखे आपको एक बार करना चाहिए। वैसे तो तरीका ये है कि आपको खुद ही बिना देखे करना चाहिए, बट ठीक है, एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, मेरे को बताओ, व्हाट हैपन? यस, नेक्स्ट सम में ऐसे लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है, जितना अच्छा आप पढ़ लेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, बच्चों को हमेशा परेशान करती हैं। एक टावर है, ऐसे टावर भैया दुनिया जहान में कहीं पे भी देखोगे ना, भारत से बाहर टावर सीधे ही देखें। टेलीफोन टावर देखा होगा, अभी यहाँ गड़ा हुआ है, कैम्बे वाली रोड पे जाओ तो देख लेना, सीधे ही हैं, ये तो टेढ़े नहीं है या लेटा नहीं दिए, ये कौन खड़ा करे, लेटा तो साले। ऐसा देखेंगे टावर तुम लोगों ने कि टावर को लेटा दिया, खड़ा करके क्या करेंगे, सही भी करने में सही रहेगा। तो टावर आ गया, तो ये ऐसे है वर्टिकल, और इसके फुट से 100 मीटर अवे, 100 मीटर अवे एक पॉइंट है P। अब उसने फुट से बोला है, अगर टॉप से बोलता तो पॉइंट यहाँ होता। अब टॉप और फुट तो समझते होंगे ना, इस पॉइंट से इस, अब आगे देखो क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर ये है तो उसकी हाइट यही होगी ना, ये हाइट। मैं बार बार इनको क्यों ऐसे झाग पीट पीट के बताने की कोशिश कर रहा हूँ मालूम है, स्टार्टिंग में पकड़ना सबके लिए नहीं कह रहा, पर अगर यहाँ पर हमारे पास 10 विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं जिनके लिए इसको पकड़ पाना इजी नहीं है, तो वो तो बेचारा रह जाएगा, वो तो लौटता रह जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो कहेगा कौन फफूंद आई थी, क्या हो गया, नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 60 है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है 100, देन tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज 60, नाउ tan 60, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज 100, h अपॉन 100, tan 60 इज √3 h अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 √3। मैं बच्चों को, आपके यहाँ तो इतना ही ऑप्शन है, मैं आगे भी बताता हूँ एक स्टेप। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 100 ऐसा हो जाएगा, बिंगो सॉल्व। इस तरह के सम हो रहे हैं, कोई भी बात नहीं है, बहुत इजी है ना। ऐसा अपन ने चर्चा करी थी 3rd सम पे, आ रहा है ना ये स्क्रीन में, यहाँ पे थोड़ा देख लेना, कहीं पता लगे मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आ ही नहीं रहा हूँ, देख लेना भैया। यहाँ पे लैडर है, दुनिया जहान में, कल भी इस पे बात करी थी, दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चला हो, छोटे इजी वाले सम में ही बात पकड़ लो, आगे सम खतरनाक, मतलब खतरनाक तुम्हें लगते हैं, इजी होते हैं,
मैं आपको 2 डायग्राम, सारे क्वेश्चन के डायग्राम स्क्रीन पे बना दूंगा और आपको उनमें सिमिलरिटी दिखा दूंगा। देखो एक ही तरह का डायग्राम हर बार बनता है, एक ही तरह कैलकुलेशन हर बार होती है। फिर सर अलग क्या है? अलग क्वेश्चन है, वर्ड अलग हैं, जो शब्द वो बोल रहे हैं ना वो अलग है बस। बाकी एक जैसे डायग्राम हर बार बन रहे हैं। 28 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन में सेम डायग्राम बनेंगे। सॉरी 10 तक तो ये हैं, उसके बाद बच जाते हैं 28 में 10 चले गए 18 सम। 18 सम में से 14 क्वेश्चन के अंदर सेम डायग्राम बनेंगे बार बार, केवल 4 डायग्राम होंगे अलग, और कैलकुलेशन भी सब में सेम होनी है। पर फिर भी हमारे लिए चैप्टर हार्ड है। ये दुविधा है हमारे मस्तिष्क की, हमारी ऑब्जर्वेशन की। देखो इधर क्या लिखा है, एक लैडर है। दुनिया में कोई ऐसा जना नहीं होगा जिसने लैडर, सीढ़ी नहीं देखी। सीढ़ी लेकर भी आते हैं, पुताई होती है दिवाली पे, सीढ़ी को दीवार के साथ लगाते भी, उस पर चढ़ते भी हैं। तो भैया ये सीढ़ी को ऐसे खड़ी करते हो कि ऐसे खड़ी करते हो? तिरछी खड़ी करते, सीढ़ी सीधी खड़ी कर दी तो बस ऊपर तक पहुंचेगा, फिर बाद में नीचे गिर जाएगा। तो ये दीवार होती है सीधी, ये सीढ़ी है, ये मान लो ये सीढ़ी है, ऐसे और बना दी, इस पे चढ़ते हैं। गाँव में भी छतों पे जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दीवार भी हवा में नहीं होगी और सीढ़ी भी हवा में नहीं होगी, जमीन पे होगी। ये जमीन है, ये तो ऑटोमेटिक है। इसको कहाँ से लाया? अरे मैं कहीं से नहीं लाया भाई, ये है। दीवार और सीढ़ी दोनों इस पे ही है। अब वो हमसे क्या बोल रहे हैं? 15 मीटर लॉन्ग है लैडर। अब किसी जने ने पढ़ा क्वेश्चन 15 मीटर लॉन्ग लैडर है और वो 15 मीटर को यहाँ लिख रहा है, तो भैया ये लैडर है क्या? ये तो दीवार है ना यार, वॉल। लैडर तो ये है, तो 15 मीटर यहाँ लिखेगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो यहाँ 60 बना रहा है। बेस पता नहीं है, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हाइट ऑफ द वॉल, ये h, ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ा, ऑब्जर्व किया, डायग्राम ड्रॉ किया। अब देखना है कि मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। मेरे पास हाइपोटेनस है, हाइट परपेंडिकुलर होती है। मैं यहाँ पर आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मैंने देखा, मैंने बोला साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 60, परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेनस इज 15, साइन 60 इज √3/2, h अपॉन 15, 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 √3/2 h। ज़्यादा जल्दी तो कैलकुलेशन नहीं कर दी, क्या किया है? थीटा की जगह 60 लिखा है, h ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यहाँ पर 15 है, 15 लिख दिया। साइन 60 इज √3/2, साइन 60 इज √3/2, 15 को इधर भेज दिया, 15 √3/2। अब देखो सत्य वचन है, सही कह रहे हैं ये, और ये इसीलिए बता पाए क्योंकि कल हम एक्सप्लेन कर चुके। इसमें हमने पढ़ने में फिर मिस्टेक करी। इसमें क्या लिखा हुआ है? जल्दी पढ़ लिया। एंगल विथ वॉल लिखा हुआ है, कल धीरे पढ़ा था तो इस बात को क्लियर किया था। तो एंगल विथ वॉल, वॉल तो यहाँ है, यहाँ कैसे बना दिए गुरुजी? वॉल के संग सीढ़ी बना रही है 60 और यहाँ पर 90 है, तो ऑटोमेटिकली 60 और 90 150, तो यहाँ कितना आएगा? 30। यानी कि क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, एक छोटी सी जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर दिया मैंने। अपना इसको रीड करने के बाद गलत इंटरप्रिएट किया तो गलत कर दिया क्वेश्चन। वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद सही हो जाएगा। मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने गलत कर दिया है, मैं इसके पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। अब करेक्शन कर रहे हैं। विथ वॉल लिखा है तो यहाँ 60 है परिधि जी, तो यहाँ 60 और यहाँ तो 90 सर्वभौतिक सत्य है। तो बचा कौन? ये एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 90 और 60 ऐड होके 150, तो ये जो बचेगा 30 बचेगा, साइन 30 बनेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन 30 एंड साइन 30 इज 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2। क्या बातें कर रहा है? 7.5 है ना? अब ठीक है गुरुजी, इस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। बिल्कुल मेरे संग संग क्वेश्चन अपने आप पढ़ा करें, बालों में और इनमें हाथ ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 वापस पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई टावर, अब बिल्कुल पढ़ेंगे अपन क्लियरली। ये टावर है सर, कैसे? देखो मैंने एक लाइन पढ़ी और मैंने डायग्राम बनाया। मैंने पढ़ा फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, तो मैंने टावर बना दिया। टावर के लिए आपको सीधा स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, और ये 10 मीटर हाई है तो 10 भी लिख दिया। साथ साथ जो पढ़ा साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेट आपके डायग्राम बनेंगे, कोई गलती नहीं होगी। आगे फ्रॉम द टॉप, टॉप कहाँ है इसका? यहाँ ऊपर होता है, यहाँ पे आप खड़े हो गए, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ। अब जब ये टावर है, ये टॉप है, तो अर्थ कहाँ होगी? सर अर्थ तो नीचे होगी। मैंने कहा नीचे मतलब डायग्राम में कहाँ होगी? यहाँ होगी। इधर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए अपन ने पहले ही बोल दिया था आपको कि ये ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये अर्थ जो है ना, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। मतलब अर्थ के पैरेलल एक अर्थ आपके सर के ऊपर आ जाती है, वो आपको दिखती नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ना, देखने पर वो लाइन नहीं दिखती, वैसे ये भी इसके पैरेलल सरफेस नहीं दिखती। पर अपन इस जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ, इसके पैरेलल एक सरफेस लेट करके मैं यहाँ पर एंगल मेजर करता हूँ। मैच करती है ये चीज़ें, है ना। यहाँ बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना? 30 डिग्री। पर इधर एंगल आने, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एंगल आने से आपका काम नहीं बनता। आपका एंगल तो ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए। तो आपको ये जानकारी छोटी क्लासेस में है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो Z जब बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये यहाँ पर आ जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 30 डिग्री जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आएगा ये बाद में यहीं, तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ आ गया 30 डिग्री। अब आप वही क्वेश्चन बन गया, क्या पूछ रहा है? आगे पढ़ते हैं, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। बेस है टावर का, ये इस बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि बेस फाइंड करना है। इसको मैंने क्या मेंशन कर दिया? x। जब हाइट फाइंड करनी होती है तो h मेंशन करते हैं, बेस फाइंड करना होता है तो x मेंशन करते हैं। यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप क्लियर है अपन ने tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड बात हो रही है, tan थीटा, एंड थीटा इज 30। चालू है ना भाई को ये? परपेंडिकुलर tan बेस इज x, tan 30 इज 1/2 tan अपॉन x। x को इधर भेजना है, tan 2 is 20 मीटर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज 20। उस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस टावर के बेस से 20 है। फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पागल हो रहा हूं मैं। एक्चुअल में पता है क्या हो रहा है? वैल्यू गलत पुट कर दी। पता है क्या हो रहा है? मैं ही सोच रहा हूँ कि ये सम फटाक से हो जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब जो समय है उनमें आपको बड़ा आनंद भी आ सकता है या फिर आपको परेशानी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करने के लिए आपसे कहूँ तो उसका डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, वो मुझे ही बताना पड़ेगा। टीचर्स के लिए वो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5। A bridge above a river make angle 45 degree with the bank of river. If length of bridge above the river is 150 meter, then breadth of river will be। इतना कौन पढ़ता है सर? इतना सम कौन पढ़ता है? हम तो पढ़ते ही नहीं इतना। तो भैया यही तो कह रहा हूँ, पढ़ना है। डायग्राम बन गया, देखते हैं एक बार। अब रिवर कैसे बनाएंगे? देखो आप, ये रिवर है, ये रिवर है सर, ये ऐसी रिवर होती है। मैंने कहा इसमें ऐसी बनानी है, ये पानी इसमें चल रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसी रिवर बनानी है। अगर इसका डायग्राम आपने नहीं सीखा तो इस तरह के क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। ये इस पे ब्रिज बनाना है, ये ब्रिज है, ब्रिज पे पानी नहीं आ सकता, ब्रिज ऊपर है, तो पानी को अपन ने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। ये इस पे सड़क होती है ना, उस पर लगे होते हैं ना बीच में वाइट वाइट,
वो है ये। इसकी लेंथ कितनी है ब्रिज की? 150 मीटर। और ये ब्रिज, ये बैंक किनारे पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45। हमें पता क्या करना है? नदी की विड्थ, जो ये रिवर है उसकी विड्थ। अब कैसे नापोगे विड्थ? इंच टेप लेके ये तिरछा नापोगे या एकदम सीधा नापोगे? सीधा नापेंगे, ये परपेंडिकुलर विड्थ। अब ऑब्जर्व करो, जितना पढ़ा उतना बनाया। क्या राइट एंगल ट्राइंगल बना? ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, बना नहीं बना? हमें परपेंड अगर विड्थ फाइंड करनी है तो हमें ये फाइंड करना है। आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो, ABC। कई लोग ऐसे नेमिंग करके सॉल्व करवाते हैं। आपको AB फाइंड करना है और आपको पता क्या है? हाइपोटेनस पता है, AC आपको पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेके क्या लगाने वाले हैं? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ साइन थीटा परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन AC। ऐसे भी लिख सकते हो आप। साइन थीटा इज 45 एंड AB इज AB, क्योंकि AB फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रिवर, एंड AC इज 150 एंड साइन 45 इज 1/√2। ये वैल्यू कहाँ से मिलती है सर? मैंने कहा 6th चैप्टर में एक टेबल होती है, उसमें जाके देखते हैं। 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, रैशनलाइज करना सिखाया था। डिनोमिनेटर में अगर रूट की डिजिट है तो रैशनलाइज करना है ना? कैसे होता है? 150 √2 इंटू √2 AB। तो यहां पे हो जाएगा 150 √2 अपॉन 2 AB। कितना हो गया? 75 √2। AB इज 75 √2। ऑप्शन पे टिक कर देना है। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये। कहीं है क्या 75 √2? है, डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो और भी आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। समझना चाह रहे हैं? सीधे बैठ जाओ। इससे पहले तो कल ही लिख लिया आपने। हाँ, तो ये 5th से तो लिखोगे, तो अब 6th एक्सप्लेन करते हैं, बोर्ड पे जगह है ना, अब थोड़ी ना भगेगा ये। 6th क्वेश्चन आपने पढ़ा तो क्या देखा? टॉप ऑफ 2 टावर। कोई जना बना के दिखाना चाहेगा क्या इसका डायग्राम? देखो क्या लिखा है, टॉप ऑफ 2 टावर, हाइट इज 20 and 14 मीटर, आर ज्वाइंड बाय वायर। If wire make an angle 30 degree with horizontal line, the length of wire is। जब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहे हैं 2 टावर्स हैं, तो 2 टावर्स हैं, एक 20 का है और एक 14 का है। ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो 2 टावर अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये अपने एक टावर ड्रॉ कर दिया, दूसरा टावर ड्रॉ कर दिया। सर थोड़ा समझाओ सर। मैंने क्या समझाऊं? ऐसे आमने सामने क्यों ड्रॉ करोगे? आपको किसने कहा? मैंने कहा बात तो सही है यार, पर मैंने कहा ये आमने सामने होंगे ना तभी तो। ये 20 है और यहाँ क्या है? 14 है। एक छोटा है एक बड़ा है। अब देखो क्या वर्ड कैसे घुमाता है, क्या शब्द है उसके। यूँ कह रहा है दोनों टावर, ऐसे नहीं कह रहा कि दोनों टावर को तार से जोड़ना है। अगर ऐसे बोला यार दोनों टावर को तार से जोड़ना है तो कहीं से भी जोड़ दोगे तुम। तो क्या बोल रहा है देखो, टॉप ऑफ 2 टावर, टॉप ऑफ 2 टावर, टावर्स के टॉप को जोड़ना है वायर से। टॉप ऑफ 2 टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर ज्वाइंड बाय वायर। इसके टॉप को ज्वाइन करना है, ये टॉप ऐसे ज्वाइन होगा, कस के बांध देना है। अब इस किसके लिए क्या करना चाहते हैं वो लोग, उनकी हेडक है। क्या पता यहाँ से सामान छोड़ेंगे इस वाली बिल्डिंग पे पहुंच जाए डायरेक्ट, वो कुछ भी करें। अच्छा, ये टावर हवा में तो होंगे नहीं, ये कहाँ होंगे? जमीन पे होंगे। ये रही ओरिजिन, इसके पैरेलल यहाँ पर एक ओरिजिन ड्रॉ करना है। इसके संग वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या देखो आगे पढ़ के सुना देता हूँ।
इफ वायर मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ओरिजिनल लाइन देन लेंथ ऑफ वायर इज, अगर ये ओरिजिनल लाइन के संग 30 डिग्री बना रहा है, अब सोचो अगर ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँ तो ये वायर ओरिजिनल लाइन के संग एंगल बना सकता है क्या? वायर ऊपर रह गया, ओरिजिनल लाइन नीचे पड़ी है, कैसे बनाएगा? तो ये पता है बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब 11th-12th में अगर आपने साइंस में ली और आप पढ़ेंगे फिजिक्स वगैरह, तो एक वेक्टर नाम का शब्द आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वेक्टर। ये लाइन वेक्टर को शो करती है और वेक्टर को हम ऐसे पैरेलल मूव करके देख सकते हैं। कोई वेक्टर यहाँ है, उसको उठा करके आपने यहाँ पुट कर दिया तब भी वो सेम रहेगा, परंतु इसके पैरेलल। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे 10th में पढ़ा रहे हैं, पर उसको नाम वेक्टर नहीं बोल देते हम, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हो। तो हम क्या कहते हैं, इस ओरिजिनल लाइन को हमने मूव किया और यहाँ पुट कर दिया। ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये इमेजिनरी है। इसके संग ये कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है? 30। देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। अब वायर जब यहाँ लिखा है तो यही फाइंड करोगे ना, कि ये फाइंड कर दोगे? ये तो पहले से पता है तुम्हें 20। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस और, मैं अगर 6 मीटर का हूँ और इस दीवार में मुझे खड़ा करके यहाँ से आपने ये लगा दिया, तो यहाँ तक की हाइट 10 मीटर हो जाएगी क्या? कितनी होगी? 6 ही रहेगी ना। सेम थिंग अगर ये 14 है तो यहाँ तक की हाइट भी क्या रहने वाली है? 14। तो उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट बचा है वो 6 मीटर है। इसकी क्या जरूरत थी हमें? मैंने कहा जब अपन ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये इतना सा पार्ट ही परपेंडिकुलर होगा, इसलिए जरूरत थी हमें। समझ रहे हो? इसलिए ये फाइंड करना जरूरी था कि यहाँ पे 6 होना है। अगर ये पूरा 20 है, ये 14 है, तो यहाँ 14 गया, 20 में से 14 गया तो 6। अब समझने की कोशिश करो कि हमें कौन पता करना है? ये पता करना है वायर की लेंथ, जिसको मैंने x रिप्रेजेंट कर दिया। हाइपोटेन्यूज पता करना है और मुझे गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को देखें कहाँ है? साइन थीटा। क्या पुट करने वाला हूँ? साइन थीटा p अपॉन h, थीटा इज 30, साइन 30, परपेंडिकुलर इज 6, हाइपोटेन्यूज इज x, साइन 30 इज 1/2, 6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12 मीटर। लेंथ ऑफ वायर इज 12। आ रही है क्या बात समझ में कुछ? हाँ देखो इधर, यहाँ पर कौन सा है? नंबर 7। क्वेश्चन रीड करा मैंने, देखा, बताया आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे साफ साफ वर्ड लिखे हुए 2 पॉइंट, फिर भी हम अगर कुछ करें 2 की जगह 1 बना दें, कुछ भी बना दें। एक टावर है, टावर ऐसे बना दिया सीधा, 2 पॉइंट्स हैं, उनसे इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 और 60। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर। इन 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है ऐसा, एक 30 और एक 60। तो अब बच्चे कंफ्यूज किस बात के होते हैं, कौन सा 30 है कौन सा 60? तो मैंने आपको बता रखा है जो पास होगा वो बड़ा होगा। तो ये वाला क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 30 होगा, ये 60 होगा। पहला कंफ्यूजन दूर। दूसरी बात कह रहे हैं ये पॉइंट का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस A और B है। वैल्यूज नहीं दी उसने, 10 और 15 नहीं दिया, 6 और 5 वैल्यू नहीं दी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी डिस्टेंस की। आपको वैल्यू इस बार डिस्टेंस कैसे दिया है? A और B की फॉर्म में। डिस्टेंस यही तो है पॉइंट का, फुट से। एक A है और दूसरा B है। एक कंडीशन मेंशन करी है A इज ग्रेटर देन B, तो बड़ा वाला डिस्टेंस जो है वो A है, मतलब ये वाला। समझ पा रहे हो? और ये छोटा डिस्टेंस जो है ये वाला, ये B है। कुछ बैठता है क्या दिमाग में? नहीं बैठता। ये 2 पॉइंट है A और B, इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करके 30 और 60 मेंशन कर दिए।
सर ने बोल रखा था जो टावर के पास पॉइंट होता है उसका एंगल बड़ा होता है, तो 60 वाला आगे लिखा है, 30 वाला पीछे लिखा है। अब उसने हमें एक बात बोली कि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ए और बी है। वैसे वो ऐसा दे सकता था 10 और 15, 20 और 25, 100, 150 कुछ भी दे सकता था, उसने वो डिजिट नहीं दी है। एलजेब्रिक में दिया है ए एंड बी। एक चीज़ मेंशन करिए, ए जो है बी से बड़ा होगा, जो ए डिस्टेंस है वो बी वाले से बड़ा है, तो जो बड़ा डिस्टेंस है वो ए है कहने का मतलब। तो बड़ा डिस्टेंस बी पॉइंट का है जो दूर है, इसको मैंने क्या लिख दिया ए। छोटा डिस्टेंस इस पॉइंट का है, इसको क्या लिख दिया बी। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर होगी तभी सॉल्यूशन होगा। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब मेरी बात सुनो, हम इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे, आंसर भी मैच हो जाएगा, पर इसका आंसर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका आंसर अब डिजिट्स में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा 12, इसका आंसर अब ए बी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे ए बी है। सॉल्व करके देखते हैं, इधर ध्यान दो। 10 30 भैया पर बेस है और परपेंडिकुलर है तो 10 है। 10 30 के लिए ये पूरा बेस है और ये पूरा परपेंडिकुलर है। एच अपॉन बेस पूरा, ये पूरा कौन है? ए। इतना ही कर सकते हैं। 10 30 की वैल्यू जो सुंदर सी टेबल बनाना सिखाई गई है 6 चैप्टर में, 1/√3 एच अपॉन ए। इसके अलावा आप इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते, और ना करो, इसको इतना ही छोड़ दो, नंबर 1 दे दो। कुछ समस्या हो जाएगी क्या अगर इतना ही छोड़ दोगे तो? दूसरा वाला उठा लेते हैं, 10 60 भी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, एच अपॉन बी। 10 60 की वैल्यू सुंदर सी टेबल में देखेंगे √3। आप कुछ नहीं करते सकते, इसको भी 2 नंबर देके छोड़ दो। अब बात रुक गई, आंसर लाना है। आंसर क्या लाना है? हाइट फाइंड, ये एच फाइंड करना है, कुल मिलाकर के एच फाइंड करना है। बाकी जगहों पे ऐसा होता था कि हम कुछ और एलिमिनेट करते थे, इसमें हम डिजिट को एलिमिनेट कर रहे हैं। हमको क्या दिख रहा है कि √3 एच अपॉन बी है, तो क्यों ना हम, इधर ध्यान देने वाली बात है ये, √3 कौन है? एच अपॉन बी है, तो हम 2 से 1 में √3 की वैल्यू पुट कर दें क्या सर? 2 से 1 में √3 की जगह पे एच अपॉन बी लिख दें क्या? देखो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम 2 to 1, यहां से वैल्यू उठाई और यहां पुट करी √3 की। 1/√3 की वैल्यू कौन है? एच अपॉन बी। इक्वल में क्या लिखा है? एच अपॉन ए। ये बात समझनी पड़ेगी। इसको आप चाहो तो एज इट इज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। रेसिप्रोकल करते हैं तो b अपॉन एच और इधर h अपॉन ए, यही बात समझ में? ये ऐसे रेसिप्रोकल हो गया b अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी और h इंटू एच, स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे √, यानी कि हाइट इज √AB पे टिक कर देंगे। √AB ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन सही होगा।